नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज एपिसोड नंबर 39। पहला प्रश्न है, भारत की इंडिया एआई मिशन के सहयोग से लॉन्च किया गया देश का पहला स्वदेशी एआई वीडियो मॉडल कौन सा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वारिया। भारत सरकार के इंडिया एआई मिशन के सहयोग से बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप अवतार.ai द्वारा विकसित वारिया देश का पहला स्वदेशी एआई वीडियो मॉडल है, जिसे उन्नत डिस्टिलेशन तकनीक का उपयोग करके तैयार किया गया है। यह मॉडल पारंपरिक वीडियो जनरेशन प्रक्रियाओं के 50 जटिल चरणों को घटाकर मात्र 4 चरणों में समेट देता है। वैश्विक पवन दिवस सम्मेलन के दौरान लॉन्च किए गए भारत के पहले पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का नाम क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, WT मारुत। गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा लॉन्च किया गया WT मारुत पोर्टल भारत का पहला समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भारतीय पवन टरबाइन निर्माता संघ के सहयोग से विकसित किया है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य देश के घरेलू पवन ऊर्जा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, पुर्जों यानी कंपोनेंट्स की सोर्सिंग में पारदर्शिता बढ़ाना और हितधारकों के लिए अनुमोदित मॉडल और निर्माता सूची ढांचे के अनुपालन को आसान बनाना है। जून 2026 में भारत ने किस देश को अपना पहला शिप रिसाइकलिंग क्रेडिट नोट जारी किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लाइबेरिया। भारत द्वारा जून 2026 में लाइबेरिया की बेला शिपिंग को जारी किया गया पहला शिप रिसाइकलिंग क्रेडिट नोट देश के समुद्री उद्योग को पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य जहाज़ों की सुरक्षित और टिकाऊ रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना है, जिसके तहत यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय जहाज मालिक भारत के प्रमाणित शिप ब्रेकिंग यार्ड्स जैसे गुजरात के अलंग में अपने पुराने जहाज़ों को पर्यावरण के नियमों के अनुसार नष्ट करता है, तो उसे कुल कबाड़ मूल्य का 40% वित्तीय प्रोत्साहन क्रेडिट नोट के रूप में वापस दिया जाता है। भारतीय सेना ने मेक इन इंडिया पहल के तहत नेगेव मशीन गन के लिए किस टेलीस्कोपिक साइट के स्वदेशी उत्पादन को मंजूरी दी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मेप्रो X6। भारतीय सेना ने मेक इन इंडिया पहल के तहत इजरायली कंपनी मेप्रोलाइट और भारतीय फर्म RRP डिफेंस के बीच हुए तकनीकी हस्तांतरण के समझौते के माध्यम से मेप्रो X6 टेलीस्कोपिक साइट के स्वदेशी उत्पादन को मंजूरी दी है, जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मुख्य ठेकेदार की भूमिका निभाएगा। नेगेव लाइट मशीन गन के लिए चुनी गई यह अत्याधुनिक 6x मैग्निफिकेशन क्षमता वाली डे साइट सैनिकों को दिन के समय 1000 मीटर से अधिक की दूरी पर भी दुश्मनों और छोटे लक्ष्यों को सटीकता से पहचानने व उन पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम बनाती है। किस राज्य के उत्पाद भगैया रेशम और कुचाई रेशम को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्रदान किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। झारखंड के 11 पारंपरिक उत्पादों को एक साथ GI टैग प्रदान किया गया है, जिसमें कला, वस्त्र और खाद्य श्रेणियों के उत्पाद शामिल हैं। इस ऐतिहासिक मान्यता के तहत तसर सिल्क, कुचाई सिल्क साड़ी, भगैया साड़ी, दुमका चादर और पांची साड़ी जैसे अनूठे वस्त्रों को शामिल किया गया है। वहीं हस्तशिल्प और कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्राचीन डोकरा शिल्प, जादो पटिया पेंटिंग, बरौनी पेंटिंग्स, झारखंड बांस शिल्प और मुंडा आभूषण को यह गौरव मिला है। इसके अतिरिक्त कोडरमा जिले की प्रसिद्ध मिठाई केसरिया कलाकंद को भी इस सूची में जगह दी गई है, जिससे मई 2020 में मिले पहले सोहराई खोवर पेंटिंग के GI टैग के बाद अब राज्य में कुल पंजीकृत GI टैगों की संख्या कितनी हो गई है? 12। क्या आप 72वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स चाहते हैं, बिहार का भी और साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल का भी? तो ये आपको मिलेगा करंट अफेयर्स PDF कोर्स में एम्पियन एकेडमी ऐप पर।
साथ ही इस ऐप पर आपको अन्य कोर्सेज भी मिल जाएंगे। ये सभी कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग उपलब्ध है। साल भर का क्वालिटी करंट अफेयर्स आप केवल 18 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। कैसे? वीकली करंट एमसीक्यूज लगभग 50 पीडीएफ आपको मिलेंगे। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा। 5 घंटे में इसे आप रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स 12 पीडीएफ हर महीने का एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट का समय लगेगा। कुल 6 घंटे में इसे रिवाइज कर पाएंगे। बिहार मंथली करंट अफेयर्स 14 पीडीएफ मिलेंगे। 12 महीने का एक पीडीएफ और 2 बजट और इकोनॉमिक सर्वे का। 30 मिनट में आप एक पीडीएफ रिवाइज कर पाएंगे। कुल आपको 7 घंटे लगेंगे। तो कुल मिला के 18 घंटे में आप पूरे कंटेंट को एक बार में रिवाइज कर पाएंगे। ये पीडीएफ नोट्स और अन्य टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पे आप एमपीएन अकेडमी टाइप कीजिए। इस प्रकार से ये ऐप दिखेगा। इसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये लोगो ध्यान से देख लीजिएगा। ओटीपी के साथ लॉगिन कीजिए। स्टोर सेक्शन मिलेगा, वहां पर कोर्सेज चुनिए। करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स, साथ में टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है। एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और चैप्टर वाइज एमसीक्यू, साथ में बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। कोर्स को ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक कीजिए। पेमेंट का लिंक आपको मैसेज में और व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा। पेमेंट कीजिए, आपको सारे कंटेंट एमपीएन अकेडमी ऐप पर मिल जाएंगे। 13वां ब्रिक्स शहरीकरण फोरम हाल ही में किस शहर में संपन्न हुआ? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 11 से 12 जून को नई दिल्ली में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का सफल आयोजन किया गया। सिटीज फॉर पीपल ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट अर्बन फ्यूचर थीम पर आधारित इस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किया, जिसमें विस्तारित ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। भारत चौथी बार इस प्रतिष्ठित मंच की मेजबानी कर रहा था। इस दौरान इंडिया अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज ऑफ चेंज पुस्तक का भी विमोचन किया गया। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए से प्रशिक्षित महिला कैडेटों के पहले बैच में कितनी महिला अधिकारी भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल हुई हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 17। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए के 148वें कोर्स से प्रशिक्षित पहले ऐतिहासिक बैच की कुल 17 महिला कैडेट भारतीय सशस्त्र बलों में अस्थायी कमीशन के साथ अधिकारी बनी हैं। मई 2025 में एनडीए से पास आउट होने के बाद अलग अलग प्रशिक्षण अवधियों के कारण इनका सैन्य कमीशन 2 चरणों में पूरा हुआ। प्रथम चरण में 3 नौसेना अधिकारियों ने 28 मई को भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाला से कमीशन प्राप्त किया। दूसरे चरण में जून 2026 में 9 थल सेना अधिकारियों और 5 वायुसेना अधिकारी इसमें शामिल हुए। भारत की पहली 8 लेन सुरंग किस टाइगर रिजर्व के नीचे बनाई गई है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। भारत की पहली 8 लेन सुरंग राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के नीचे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के हिस्से के रूप में बनाई गई है, जो लगभग 4.9 किलोमीटर लंबी है और वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास को प्रभावित किए बिना सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करती है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2026 की मेजबानी किस देश ने की है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, केन्या। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को। के वैश्विक समारोह की मेजबानी केन्या द्वारा किलिफी काउंटी में की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन के सहयोग से दुनिया भर के चारागाहों का संरक्षण करना था। इस वर्ष के कार्यक्रम का मुख्य थीम क्या था? चारागाह पहचानें, सम्मान करें और पुनर्स्थापित करें, यानी रेंजलैंड्स रिकॉग्नाइज, रिस्पेक्ट एंड रिस्टोर। अभ्यास पिच ब्लैक 2026 किस देश द्वारा आयोजित किया जा रहा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। अभ्यास पिच ब्लैक 2026 एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास है, जिसका आयोजन रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में 20 जुलाई से 7 अगस्त 2026 तक किया जाएगा। डार्विन, टिंडल और एम्बरली जैसे प्रमुख ऑस्ट्रेलियन एयरबेस पर आयोजित होने वाले इस बड़े पैमाने के सैन्य अभ्यास में भारतीय वायुसेना सहित दुनिया भर के 19 देशों की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। एमपीएन अकेडमी का
टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको वहां पर? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का स्पेशल डेली क्विज आयोजित किया जाता है सुबह और शाम, वो आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर है उसका शेड्यूल मिलेगा, और एमपीएन एकेडमी ऐप कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस पेज को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन केंद्र कोडीन किस संस्थान में स्थापित किया जाएगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी हैदराबाद। भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन केंद्र कोडीन, जिसका फुल फॉर्म है सेंटर ऑफ डिजाइन एक्सलेंस इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, आईआईटी हैदराबाद में डसॉल्ट सिस्टम और सेपेल के सहयोग से स्थापित किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुशल प्रतिभाओं का निर्माण करना है। इसके साथ ही आईआईटी हैदराबाद और आईआईटी जम्मू ने क्रिम्सन एनर्जी के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे वे संयुक्त रूप से भारत के पहले माइक्रो रिएक्टर को विकसित करने और उसे आईआईटी हैदराबाद के परिसर में स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। 6 राज्यों द्वारा हस्ताक्षरित किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, टोंस। यह बांध परियोजना मुख्य रूप से टोंस नदी, जो कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर बनने वाली एक अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजना है। हाल ही में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली नामक 6 राज्यों ने मिलकर इस परियोजना के क्रियान्वयन पर सहमति जताई है। इस बहुउद्देशीय परियोजना की कुल क्षमता है 660 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की, जिससे उत्पादित बिजली को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश समान रूप से साझा करेंगे। ब्रिक्स इंदौर घोषणा का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कृषि और खाद्य सुरक्षा। यह घोषणा एक किसान केंद्रित वैश्विक कृषि चार्टर है, जिसे भारत की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित 16वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक में सर्वसम्मति से अपनाया गया था। इस ऐतिहासिक घोषणा का मुख्य उद्देश्य वैश्विक खाद्य और पोषण सुरक्षा को मजबूत करना, छोटे व सीमांत किसानों के कल्याण को बढ़ावा देना और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए कृषि पद्धतियों को अनुकूल बनाना है। जून 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन पहली बार किस स्तर पर पहुंच गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1.78 लाख करोड़ रुपये। रक्षा मंत्रालय की जून 2026 की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन पहली बार 1.78 लाख करोड़ के ऐतिहासिक और सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 15.6% की वृद्धि को दर्शा रहा है। इस शानदार बढ़ोतरी में सरकारी, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए ऐतिहासिक शांति समझौते को किस नाम से जाना जा रहा है, जिसने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोल दिया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इस्लामाबाद समझौता, इस्लामाबाद MOU। इसे पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता में इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित किया गया। इस 14 सूत्रीय शांति समझौते के तहत ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नाकाबंदी हटाने और इसे व्यावसायिक जहाज़ों के लिए फिर से खोलने पर सहमति जताई है, जिसके बदले में उसे तेल बिक्री पर प्रतिबंधों से ढील और वित्तीय सहायता मिलेगी। नाइस की जून 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में फ्लोटिंग सोलर की कुल क्षमता कितनी आंकी गई है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 102 गीगावाट। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान यानी नाइस की जून 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में फ्लोटिंग सोलर की कुल संभावित क्षमता 102.18 गीगावाट मापी गई है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा समर्थित इस अध्ययन में पारिस्थितिकी संतुलन के लिए प्रत्येक जलाशय के केवल 20% हिस्से पर ही पैनल लगाने का मानदंड तय किया गया है। इस क्षमता के मामले में महाराष्ट्र शीर्ष पर है देश भर में 16 गीगावाट के साथ। सेकंड पोजीशन है मध्य प्रदेश का, थर्ड कर्नाटक, फोर्थ ओडिशा और फिफ्थ पे है तेलंगाना।
किस भारतीय फिल्म निर्माता को बच्चों के सिनेमा में उनके योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विनोद गनात्रा। प्रख्यात फिल्म निर्माता और संपादक विनोद गनात्रा को बच्चों के सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित इस मेडल से सम्मानित किया गया है और यह गौरव हासिल करने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। इन्हें यह पुरस्कार 7वें नेल्सन मंडेला चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल में 4 दशकों से अधिक के शानदार करियर के लिए दिया गया, जिसके तहत इन्होंने बच्चों के लिए 25 से अधिक टीवी कार्यक्रमों का निर्माण और लगभग 400 वृत्त चित्रों का संपादन निर्देशन किया है। इसरो और परमाणु ऊर्जा विभाग ने चंद्रमा पर लैंडर्स के जीवन को 200 दिनों तक बढ़ाने के लिए कौन सी नई तकनीक विकसित की है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कृत्रिम तापन प्रणाली यानी आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम। इसरो और परमाणु ऊर्जा विभाग मिलकर एक उन्नत कृषि तापन प्रणाली विकसित कर रही है, जिसके माध्यम से भविष्य में चंद्र मिशनों के लैंडर्स का जीवन काल 14 दिनों से बढ़ाकर 100 से 200 दिनों तक करने की आधिकारिक योजना साझा की गई है। इसरो प्रमुख वी नारायणन के अनुसार इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की लंबी रातों के दौरान गिरने वाले अत्यधिक कम तापमान, जो कि होती है -129 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के -180 डिग्री सेंटीग्रेड से संवेदनशील उपकरणों को पूरी तरह से बचाना है। भारतीय नौसेना ने 36 वर्षों की सेवा के बाद हाल ही में किस हेलीकॉप्टर को सेवा मुक्त किया है, जिसे फ्लाइंग फ्रिगेट के नाम से जाना जाता था? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सी किंग MK-42B। भारतीय नौसेना ने 36 वर्षों की गौरवशाली सेवा के बाद अपने बहुमुखी लड़ाकू हेलीकॉप्टर सी किंग MK-42B को जून 2026 में सेवा मुक्त कर दिया है। अपनी बेजोड़ मारक क्षमता और अत्याधुनिक प्रणालियों के कारण इसे फ्लाइंग फ्रिगेट यानी उड़ता हुआ युद्धपोत कहा जाता था। मुंबई के INS शिक्रा पर तैनात प्रसिद्ध INAS 330 हार्पून्स स्क्वाड्रन द्वारा संचालित इस लड़ाकू बेड़े की जगह अब अमेरिका से शामिल किए गए MH-60B सीहॉक रोमियो हेलीकॉप्टर न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला 10वां सदस्य और पहला मध्य एशियाई देश कौन सा बना है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान आधिकारिक तौर पर NDB का 10वां सदस्य और पहला मध्य एशियाई देश बन गया है, जिसने जून 2026 में इसके अनुच्छेदों के समझौते यानी आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट की सभी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करके बैंक की हिस्सेदारी हासिल की है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य उज्बेकिस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और वहां ऊर्जा, हरित परिवहन, स्वच्छता तथा जल प्रबंधन जैसी बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर साइबल चट्टोपाध्याय। केंद्र सरकार ने IIM कोलकाता के पूर्व निदेशक डॉक्टर साइबल चट्टोपाध्याय को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी NSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके साथ ही प्रोफेसर सुब्रबत्ता दास, सत्येंद्र बहादुर सिंह और डॉक्टर माधवन मुकुंद को आयोग का अंशकालिक सदस्य मनोनीत किया गया है। यह शीर्ष सांख्यिकीय निकाय देश में डेटा संग्रह की गुणवत्ता बढ़ाने और सांख्यिकीय प्रणालियों में सुधार के लिए नीतिगत निर्णय लेता है। 15 देशों द्वारा मोम्बासा घोषणा को अपनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य किस समस्या से निपटना है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अवैध मछली पकड़ना, इलीगल फिशिंग। 17 जून को केन्या के मोम्बासा में आयोजित 11वें आवर ओशन कॉन्फ्रेंस के दौरान 15 देशों द्वारा ऐतिहासिक मोम्बासा घोषणा को अपनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाने वाली अवैध, बिना रिपोर्ट की गई और अनियमित मछली पकड़ने की समस्या से सख्ती से निपटना है। यह घोषणा ग्लोबल चार्टर फॉर फिशरीज ट्रांसपेरेंसी का समर्थन करती है। वर्ल्ड क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष स्थान पर रहा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, IIT दिल्ली। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT दिल्ली ने देश में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए वैश्विक स्तर पर 118वीं रैंक प्राप्त की है। इस वैश्विक सूची में भारत के कुल 52 विश्वविद्यालयों को जगह मिली है, जिसमें IIT बॉम्बे भारत में सेकंड पोजीशन पर रहा 134वें ओवरऑल और IIT मद्रास 170वें स्थान पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने
ड्रग्स रूल्स 1945 के तहत शेड्यूल के से किस शब्द को हटा दिया है जिसके बाद इसे बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं बेचा जा सकेगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सिरप। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मरीजों की सुरक्षा और दवाओं के उपयोग को रोकने के लिए ड्रग्स 5वां संशोधन नियम 2026 के तहत ड्रग्स रूल 1945 के शेड्यूल के से सिरप शब्द को हटा दिया है। इस संशोधन के बाद कफ सिरप सहित किसी भी प्रकार की औषधीय लिक्विड सिरप को अब सीधे ओवर द काउंटर नहीं खरीदा जा सकेगा और बिक्री के लिए डॉक्टर का वैध प्रिस्क्रिप्शन अनिवार्य होगा। सरकार ने यह सख्त कदम कफ सिरप में जहरीले दूषित तत्वों की मिलावट से होने वाली मौतों और इसके अत्यधिक ओवरडोज को रोकने के लिए बनाया है। यूएन हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट जून से नवंबर 2026 के अनुसार वर्तमान में कितने ग्लोबल हॉटस्पॉट्स में गंभीर खाद्य असुरक्षा के बढ़ने की चेतावनी दी गई है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 13। संयुक्त राष्ट्र की हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट के अनुसार संघर्ष, जलवायु परिवर्तन और फंड में भारी कमी के कारण दुनिया के 13 ग्लोबल हॉटस्पॉट्स में भूखमरी की स्थिति गंभीर बनी हुई है। सूडान, यमन और फिलिस्तीन सहित सर्वोच्च चिंता वाले क्षेत्रों में लगभग 27 करोड़ लोग तीव्र खाद्य असुरक्षा से प्रभावित है, जिसके लिए तत्काल अंतर्राष्ट्रीय मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता है। खान क्वेस्ट नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के सशस्त्र बलों के बीच आयोजित किया जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मंगोलिया। खान क्वेस्ट 2026 एक प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन प्राथमिक रूप से मंगोलियाई सशस्त्र बल और यूएस आर्मी पैसिफिक द्वारा मंगोलिया के उलान बटार में किया जा रहा है। जून से जुलाई 2026 में होने वाले इस वार्षिक अभ्यास में भारतीय सेना सहित 20 से अधिक देशों के सैन्य दल हिस्सा ले रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सहभागी सेनाओं के बीच अंतर क्रियाशीलता को बढ़ाना और संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियानों के लिए सैनिकों को व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विवेक अग्रवाल। भारत के संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल को वैश्विक संस्था FATF का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो इस प्रतिष्ठित पद पर आसीन होने वाले पहले भारतीय बने हैं। ये जुलाई 2026 से जून 2027 तक इस जिम्मेदारी को संभालेंगे और ठीक इसके बाद जुलाई 2027 से जून 2029 तक 2 साल के लिए FATF के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे। इस समय मेक्सिको की अलीसा दी हांडा मद्राजो FATF के अध्यक्ष हैं, जिनकी जगह 2027 में विवेक अग्रवाल लेंगे। वीपो द्वारा जारी पेटेंट सहयोग संधि रैंकिंग 2025 में शीर्ष 20 में प्रवेश करने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जियो प्लेटफॉर्म्स। रिलायंस इंडस्ट्रीज की तकनीकी शाखा जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो की पेटेंट सहयोग संधि रैंकिंग 2025 में शीर्ष 20 में प्रवेश करने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी बन गई है। कंपनी ने वैश्विक स्तर पर 320 स्थानों की शानदार छलांग लगाते हुए सीधे 20वां स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के साथ जियो अब हुआवे, सैमसंग, क्वालकॉम, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियों की विशिष्ट श्रेणी में शामिल हो गई है। ASI ने किस देश के राष्ट्रीय संग्रहालय के साथ मिलकर 1619 ईस्वी के ओरेसून नामक जलमग्न डेनिश जहाज की पुरातात्विक जांच हेतु समझौता किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और डेनमार्क के राष्ट्रीय संग्रहालय के बीच हुआ यह समझौता पुडुचेरी के कराईकल तट के पास डूबे 1619 ईस्वी के डेनिश जहाज ओरेसून के रहस्यों को उजागर करने के लिए किया गया है, जो भारत पहुंचने वाला पहला ज्ञात डेनिश जहाज था। यह परियोजना ASI की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ मिलकर किया जाने वाला पहला सहयोगी समुद्री अन्वेषण है, जिसमें उन्नत तकनीकों और नॉन इन्वेसिव वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके मलबे का पता लगाया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग संपूर्ण एक्सप्लेनेशन के साथ एमपीएन अकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, आप इन PDF के सहारे इस वीडियो लेक्चर को लगभग 5 मिनट में काफ़ी अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं।
एमपीएन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। पश्चिम एशिया युद्ध में अमेरिकी हस्तक्षेप के बीच शांति वार्ता जून 2026 में किस देश में आयोजित की गई? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। 20 से 21 जून को आयोजित यह ऐतिहासिक शांति वार्ता स्विट्जरलैंड के बुर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में संपन्न हुई, जिसमें पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को रोकने के लिए अमेरिका और ईरान के शीर्ष प्रतिनिधिमंडलों ने आमने सामने बैठकर चर्चा की। कतर और पाकिस्तान द्वारा मध्यस्थता की गई। इस 4 पक्षीय वार्ता का मुख्य उद्देश्य लेबनान में तुरंत युद्ध विराम लागू करना, गाजा में मानवीय सहायता की पहुंच सुनिश्चित करना और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नौ वाहन सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों को हल करना था। इस बैठक के दौरान संघर्ष को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए एक 60 डेज व्यापक रोड मैप की रूपरेखा तैयार की गई है। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।